हेलो एवरीवन, मैं रूपाली चतुर्वेदी डोनेटर स्माइल फाउंडेशन की ओर से आज का सेशन होस्ट करने वाली हूँ। आज की जो हमारी स्पीकर है वो है मिसेस कोमल राणा मैम जो कि एक हेलो। योगा ट्रेनर है और एक सोशल वर्कर भी हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपनी टीम का इंट्रो दे देती हूँ कि डोनेटर स्माइल फाउंडेशन जो है वो 2016 से वर्क कर रहा है और हम लोग यूथ एंड स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। तो जो भी ऐसे यूथ हैं जो अपनी प्रतिभा को निखारना चाहते हैं वो लोग हमारे साथ वर्क कर सकते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी फर्स्ट वेबिनार सीरीज अभी एंड हुई है और ये सेकंड वेबिनार सीरीज है। तो सबसे पहले तो मैं उन सभी स्पीकर्स को थैंक यू कहना चाहूँगी जिन्होंने अपना टाइम हमको दिया फर्स्ट वेबिनार सीरीज में, और काफ़ी कुछ हम लोगों को सीखने को मिला। और मैं चाहूँगी कि उसकी एक छोटी सी झलक हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट वेबिनार बिल्कुल सीरीज की। बिल्कुल। जी मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि जो भी आप सीखे इस सेशन से उसको जरूर इम्प्लीमेंट करें। सबसे पहले डोनेटर स्माइल फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने इस टाइम जब पैंडेमिक के टाइम पे सारे स्टूडेंट्स काफी स्ट्रेस में है, काफी डरे हैं कि आप टॉकिंग अबाउट अपग्रेडिंग ऑफ स्किल्स, कैसे आप इस पैंडेमिक तो अब मैं चाहूंगी कि मैम थोड़ा सा इंट्रो दें हमारे व्यूअर्स को। थैंक यू रूपाली, जी मैम। तुमने मुझे इनवाइट किया इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आज तुम लोगों के साथ बात करके, बहुत अपनेपन वाली फीलिंग आ रही है मेरे को। मैं अपने बारे में बताऊंगी कि एजुकेशन के मामले में बताती हूँ कि मैंने पीजी हूँ, मैं डबल एमए किया है, योगा में डिप्लोमा लिया है और सोशल हूँ इसलिए शायद सोशल वर्क में मेरा ज्यादा ध्यान है। कई सारी हॉबी है मेरी, डांसिंग, बुक रीडिंग, राइटिंग और फैमिलियर ज्यादा हूँ, घर में रहना ज्यादा पसंद करती हूँ और थोड़ी मस्ती वाली भी हूँ और खुश रहती हूँ। और अपने साथ जो मेरे आसपास जो लोग रहते हैं कोशिश करती हूँ सारे लोग खुश रहें। जी मैम, ये तो बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है कि जो लोग भी आपके आसपास रहते होंगे खुश रहते ही होंगे। अब देखिए आपने अभी बात उनसे मिलके ही पता चलेगा तुम्हें कितने खुश रहते हैं। नहीं मैम, जरूर रहते होंगे, मैं बता सकती हूँ ये तो। जी जी, थैंक यू रूपाली। जी मैम। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैम हमारे साथ लाइव हैं और ऐसा मौका बहुत कम मिलता है कि ऐसा कोई मतलब स्पीकर हम लोगों को मिले। तो अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं योगा से जुड़े या सोशल वर्क से जुड़े तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो मैम सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि जी आप जी, एक योगा ट्रेनर हैं जैसा कि हम लोग जानते हैं। हाँ तो जी हाँ जी। योगा ने आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले किया है, आप बताइए जरा। हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी। जी मैम। हाँ, मेरी पर्सनालिटी में भी काफी चेंजेस आए हैं योगा को लेके। मेरे को फिजिकली कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैंने योगा सीखा था। जी फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जैसे मेरे आसपास के लोग हैं, लेडीज हैं कई सारी, जिनको कुछ ना कुछ रिक्वायर थी, कभी किसी को कोई प्रॉब्लम थी, इस वे में मेरे को लगा कि उनकी मैं थोड़ी बहुत हेल्प कर देती थी, एक आध आसन बता दिया या कुछ टिप्स दे दिए। धीरे धीरे उन लोगों की डिमांड हुई कि नहीं, आप हमको हमें आपसे सीखना है योगा, आप पर्टिकुलर योगा क्लास लीजिए। तो वो अच्छा। योगा क्लास मैंने घर से शुरू की। वो अपने लिए जो सीखी हुई चीज थी, जो मैंने अब सिर्फ अपने पर्सनल यूज के लिए सीखा था एक तरह से,
तो उससे फिर मेरे को ये हुआ कि मैं एज ए योगा टीचर लोगों की नज़रों में आने लगी। मेरी क्लास की स्ट्रेंथ भी काफ़ी हो गई थी। मेरे काफ़ी सारे जब मैंने योगा करवाया तो मेरे सामने कई सारे रिजल्ट ऐसे आए जो आप बिलीव ही नहीं कर सकते। तो वो सब चीज़ें जो हुई मेरे लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए। फिर मुझे लगने लगा कि नहीं, ये छोटी-छोटी चीज़ें होती है। जैसे मैंने योगा सिखा दिया, 1 घंटा, आधा घंटा किसी को कुछ बता दिया, उसकी लाइफ में ऐसे-ऐसे चेंजेस आए हैं जिसका वो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता, उसको इतनी खुशियाँ मिल गई हैं। तो फिर मेरे को लगा कि नहीं, मुझे कंटिन्यूअस रखना चाहिए। अभी भी ये क्या कि कंटिन्यूअस क्लास तो नहीं ली मैंने, काफ़ी लंबा पीरियड हो गया, बच्चों को लेके मैं कोटा चली गई थी उनकी हाई स्टडी के लिए। लेकिन अभी भी ये होता है कि जब भी मुझे मौका मिलता है, कोई मुझे ऐसा पेशेंट मिलता है कि उसको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो एज़ ए चैलेंज मैं उसको चाहती हूँ कि मुझे उसकी क्लास लूँ, उसको ठीक करूँ। तो ये एक अलग ही फीलिंग है, अलग ही कॉन्फिडेंस है और मेरी लाइफ में ये चेंजेस आया कि मैं कॉन्फिडेंस लेवल तो मेरा अच्छा था, लेकिन और ज़्यादा मेरा ग्रो हो गया है। जी। हाँ। तो मैम मेरा क्वेश्चन है कि हमें किस तरह से योगा अपनी लाइफ में अपनाना चाहिए? मतलब आजकल काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मतलब मुश्किल हो जाती हैं इंसान के लिए। एक तो मन को शांत करता है, योगा से जो ध्यान हम लोग करते हैं, उससे जी, मन को जी। शांति मिलती है। तो आप ज़रा हाँ जी। बताइए कि कैसे इसके लिए कंसिस्टेंस रह सकते हैं? योगा के लिए कंसिस्टेंट रहने के लिए देखिए, सबसे पहले है योग का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ों को जोड़ के बनाया गया। तो उसमें आपकी मेन होता है आपका दिल, दिमाग, इंद्रियाँ सारी चीज़ें शामिल होती हैं और योगा भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। जी। तो योगा में आप कंटिन्यूअस करते रहिए, उसको फ़ॉलो करते रहिए। उसके लिए आपको पहले अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे सिंपल सा एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे आपको सुबह उठना होता है, आपने अलार्म लगाया 5 बजे का। क्या होता है, एक तो आजकल की जो डेली रूटीन है वो काफ़ी चेंज हो गई है। लेट नाइट सोते हैं, फिर लेट नाइट उठते हैं। किसी दिन उनको एकदम से होता है कि मुझे तो सुबह 5 बजे उठना है। हमने अलार्म लगाया, 5 बजे अलार्म बजा, हमने अलार्म बंद कर दिया, वापस सो गए। क्यों सो गए हम? क्योंकि हमारी इच्छा है ही नहीं। आप चाहते ही नहीं हो, आपने बस अलार्म इसलिए लगाया था सुबह उठना है, लेकिन आपका उठने का मन नहीं है। जिस दिन आप ये मन ठान लोगे मन में कि मुझे तो उठना ही है, उस दिन आप उठ जाओगे और उसे रूटीन में ले आओगे। ऐसा ही योगा है। जैसे आप खाने का टाइम आपका फिक्स है, सोने का टाइम आपका फिक्स है, आपकी स्टडी का टाइम फिक्स है। ऐसे आप एक इसको रूटीन में लीजिए, एक आदत डालिए। मुझे इतना पता है कि अच्छी आदतें बनाने के लिए, अच्छी आदतें डालने के लिए हमें बहुत टाइम लगता है और बुरी आदतें हम में कब आ जाती है हमें एहसास ही नहीं होता है। तो थोड़ी आपको मेहनत, थोड़ा आपको लगन दिखानी पड़ेगी अपनी हेल्थ के लिए, अपने आस-पास जो आपका माहौल है उसको अच्छा करने के लिए, क्योंकि आपको ध्यान लगाने से आपकी कई सारी चीज़ें जो है वो पॉज़िटिव वे में आने लगती हैं। बहुत सारी चीज़ें आप समझने लगते हो, बहुत सारे आपकी बॉडी में चेंजेज़ आते हैं, वाइब्रेशन आते हैं और जो आपकी बॉडी में जो आपके चेंजेज़ आएँगे उनसे आप दूसरों की अगर परेशानी होती है बॉडी में या उनके मेंटल लेवल पे, तो आप उनको कनेक्ट करके और उनको ठीक करने की कोशिश कर सकते हो। जी तो ये मैम। आपके अंदर होना चाहिए कि आप इसको कंटिन्यूअस कैसे रखेंगे। ये सबके अपने अलग-अलग थॉट होते हैं और उसके हिसाब से अगर आप फॉलो करें, आपने ये ठान लें, जैसे अभी आप लोगों ने ठान रखा है कि हमें ये वेबिनार करना है, आप कंटिन्यूअस कर रहे हैं। तो जी। ऐसे ही अगर आपको अपने स्वस्थ रखना है, अपने आप को फिट रखना है, अपने आप को एनर्जेटिक रखना है, तो आपको ये ठानना पड़ेगा कि आपको योगा, एक्सरसाइज़ ये फॉलो करना ही करना है। जी। तो मैम एक और क्वेश्चन है मेरा कि हाँ जी, बोलिए। लॉकडाउन में घर पे रह रहकर काफ़ी ज़्यादा बोर हो गए हैं और कुछ इंटरेस्टिंग चाहते हैं अपनी लाइफ में, और सबसे ज़्यादा तो ये कि घर में रहते-रहते नेगेटिव वाइब्स ज़्यादा आती हैं इंसान को। तो योगा करने से हमारे मतलब पॉजिटिव वाइब्स वगैरह आएँगी, तो ये किस तरह से हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ये क्वेश्चन मैं थोड़ा-सा मोल्ड करूँगी कि घर में रहने से नेगेटिव वाइब्स नहीं आएँगी। घर से अच्छी जगह तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती, नहीं वो तो है, लेकिन क्या है है ना? इंसान घर पर होता है फ्री माइंड, तो दिमाग कहीं न कहीं चलता रहता है, तो गलत नहीं, चीज़ें देखिए मेरे को देखिए मैं बताती हूँ, जो लॉकडाउन हुआ है ना, जी, अब मुझे पता है कि दिन में 24 घंटे होते हैं, सबको ही पता है ना? लेकिन अब मुझे पता नहीं क्यों ऐसे अंदर से ये महसूस होता है, एक अलग ही एनर्जी रहती है कि ना शायद मुझे लगता है कि गॉड ने ना 24 से 28 कर दिए। ये अंदर से फ़ील होती है और वो पॉज़िटिव वे में होती है, कैसे होती है? पहले मेरा रूटीन फिक्स नहीं था, अभी क्या मैंने मेड को छुट्टी दे दी है लॉकडाउन की वजह से, तो मैं सारा काम घर का खुद करती हूँ, वो मैंने अपना टाइम मैनेज कर लिया है।
दूसरी बात है, मैं अपने योगा के लिए सुबह 2.5 घंटे और शाम को 2.5 घंटा निकालती हूँ योगा और एक्सरसाइज के लिए। ये टाइम मैं उस समय नहीं निकाल रही थी जब लॉकडाउन नहीं हुआ था, मैं ईमानदारी से कहूंगी उस समय नहीं निकाल रही थी। अब वो क्या है, ये पॉजिटिव मेरे अंदर से आई ना निकल के, कि अब मैं उस टाइम को अपने लिए यूज करूं। जो लोग ये शिकायत करते हैं हम पे टाइम नहीं है, हम फैमिली को टाइम नहीं दे सकते हैं, अरे यार हमें हमारे तो खुद पे ध्यान देने के लिए टाइम नहीं है, तो उनसे मैं ये कहूंगी ये बहुत अच्छा टाइम है, लॉकडाउन का बहुत पॉजिटिव टाइम है, जिसपे आप अपने आप पे फोकस करिए, अपनी फैमिली पे फोकस करिए, आने वाले फ्यूचर पे फोकस करिए, अपने शरीर को इतना स्ट्रांग करिए कि आपके पास बीमारियां फटके ही नहीं, आए ही नहीं, और अपने साथ जुड़े हुए और लोगों को आप स्वस्थ करिए। जी मैम। तो मैम जैसा कि हम लोग जानते हैं कि योगा तो सभी के जीवन में बहुत महत्व रखता है। हाँ जी। तो एक स्टूडेंट लाइफ में योगा का क्या महत्व है? मतलब क्या आपको लगता है कि स्कूल और कॉलेज में योगा कंपलसरी होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि योगा हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, हिंदू संस्कृति से जुड़ा हुआ है, तो मैं बिल्कुल चाहूंगी कि बच्चे अपनी संस्कृति से को समझें। मोस्टली बच्चे पूजा पाठ में नहीं करते, मंदिर नहीं जाते, लेकिन हमको अपने बच्चों की को संस्कृति से जोड़ने के लिए छोटे-छोटे काम करने पड़ेंगे। जैसे हम कह देते हैं कि आप बेटा बड़े जो हैं आप उनके पैर छू लीजिए, आपके गुरुजी हैं मिलते हैं रास्ते में तो आप नमस्ते कर लीजिए। तो ये हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें हैं, ये संस्कार हैं। तो ये हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ ही है योगा, हिंदू संस्कृति से जुड़ा हुआ है, और हर बच्चे में ये होना चाहिए कि हमारी हिंदू संस्कृति में क्या-क्या खासियत हैं, उसे पता होना चाहिए। अब योग का योगा हो गया है ना? ये उसको चेंज कर दिया है, योग था उसको योगा कर दिया है। योग का मतलब होता है आप में बहुत सारी चीजों का समावेश, जैसे आपको आपकी बॉडी एनर्जी जो आपकी स्टैमिना है वो बढ़ती है योग से। आप किसी भी चीज को ध्यान लगा सकते हैं, आपका क्या बोलते हैं आत्मविश्वास बढ़ता है। तो बच्चों के लिए ये सारी चीजें तो जरूरी हैं, और ये चीज अगर हम बचपन से सिखाते हैं एक डेली रूटीन की तरह, जैसे हमारे पेरेंट्स ने कभी इस चीज के लिए फोकस तब नहीं किया जब हम छोटे थे, लेकिन अब मैं अपने बच्चों से कहती हूँ और कोशिश करती हूँ कि वो करें। और मेरे बच्चे तो कॉलेज में हैं, और भी जो पेरेंट्स हैं छोटे-छोटे जिनके बच्चे, उन्हें कोशिश करना चाहिए कि बच्चे किसी भी काम को, आप चाहे खाना बनाना हो, चाहे पढ़ना हो, चाहे घूमना हो, चाहे बात करना हो, किसी भी काम में आपको मन लगाने के लिए थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा बहुत ध्यान लगाना पड़ता है। और मैं चाहती हूँ कि बच्चों को संस्कृति से जोड़ने के लिए, बच्चों को क्या एक स्वस्थ शरीर हम देखें कि हमारा बच्चा स्वस्थ है, खुश है, ऊर्जावान है, उसके लिए योग करवाना तो कंपलसरी होना चाहिए कॉलेज में, स्कूल में। बहुत सारी क्वालिटी आपके बच्चे में उभर के आएंगी, ये तो डेफिनेट है। जी मैम। तो मैम मैं पूछना चाहूंगी, हमारे पास एक क्वेश्चन आया है गोयल जी का कि योगा करने का सही टाइम क्या होना चाहिए, मॉर्निंग में या इवनिंग में? आपके हिसाब से कौन सा सही टाइम है जब हम लोग योगा कर सकते हैं? देखिए योगा का सबसे सही टाइम होता है कि आप मॉर्निंग में कीजिए। सुबह की शुरुआत जी, अगर सुबह की शुरुआत आप एनर्जी से करते हैं, अपने स्टोर करते हैं एनर्जी अपनी बॉडी में, अपने माइंड में, तो वो एनर्जी आपको पूरे दिन वर्क करने के काम आती है। तो सबसे बेस्ट टाइम है योगा का मॉर्निंग का। और वैसे आजकल लोगों के पास लोग इतने ज्यादा बिजी हैं, इतने सारे बहाने हैं, लेकिन बस ये है कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप जब टाइम मिले आप तब योगा कर लीजिए, लेकिन बेस्ट टाइम तो मॉर्निंग का ही। जी मैम। तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो ध्यान लगाते हैं, योग करते हैं, तो ध्यान लगाने में मन विचलित हो जाता है कई बार कि इधर-उधर जा रहा है, फालतू की चीजें दिमाग में आ रही हैं, तो उस सबको रोकने के लिए कुछ किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए म्यूजिक, योग के साथ म्यूजिक एक कितनी अच्छी चीज है। आप अपना मनपसंद म्यूजिक लगाइए, एक्सरसाइज करते समय, योग करते समय, जो आपको म्यूजिक अच्छा लगता है। ये नहीं है कि ये योग है तो हम इसमें बहुत सॉफ्ट म्यूजिक सुनेंगे, नहीं, वो आपकी अपनी चॉइस होनी चाहिए, क्योंकि आपको अपना मन लगाना है। मन कहाँ लगता है? जहाँ पे हम खुशी से कोई काम करते हैं, हमें वही हमारा मन वहीं लगता है। तो जिस म्यूजिक में आपको खुशी मिले, आप उस म्यूजिक को सुन के योग करिए। आप एक दूसरे को टारगेट दीजिए, एक दूसरे को चैलेंज करिए कि ये आसन में इतने मिनट तक, इतने सेकंड तक कर सकती हूँ, तुम करके बताओ। आप ग्रुप में करिए, आप आजकल तो ये वीडियो कॉल हो रहे हैं, वीडियो कॉल पे आप योगा करिए। बहुत सारी चीजें हैं जिनके थ्रू आप एक एनर्जी के साथ और कंटिन्यूअस मन लगा के योगा कर सकते हैं।
अब तो बहुत सारी चीजें हैं। जी मैम। जी मैम, एक और क्वेश्चन आया है कि जी। स्टार्टिंग में योगा के लिए कितना मिनिमम कितना टाइम देना चाहिए योगा करने के लिए? स्टार्टिंग में देखिए, स्टार्टिंग में कहूंगी पहले हम बॉडी को वार्म अप करते हैं, क्योंकि जी, हम सुबह सो के उठते हैं तो हमारी बॉडी इतनी मतलब हम खुद में इतना लेजी महसूस करते हैं कि एकदम से हम किसी एक्सरसाइज या किसी आसन को इजी वे में नहीं लगा सकते। तो कम से कम जी, हमें 5 से 7 मिनट तो अपनी बॉडी को वार्म अप करना चाहिए, चाहे आप सीढ़ियाँ चढ़े उतरें, चाहे आप कोई छोटी-मोटी एक्सरसाइज करें या पीटी करें, जो आपकी की चॉइस है, या आप थोड़ा-सा मूव करें, डांस मूवमेंट करें, जो आपकी पसंद है, आपकी पसंदीदा चीज़ आप करें। उसके बाद आप योगा में शुरुआत में आप कम से कम देखिए मन लगाने के ऊपर है। आप कम से कम आधा घंटे से आधा घंटा तो आपको होना चाहिए कि आप प्राणायाम करते हैं, उसमें आप कपालभाति करते हैं, अनुलोम-विलोम करते हैं, भ्रामरी करते हैं, भस्त्रिका करते हैं, कुछ सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। तो कुल मिला के जो पैकेज है आप कम से कम आधा घंटे का तो रखिए। उसके रिज़ल्ट आपको जब धीरे-धीरे अच्छे मिलेंगे तो आपकी टाइमिंग आपकी कब बढ़ जाएगी, आपका कब मन लगने लगेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। जी मैम। तो मुझे लगता है कि सबको उनके जवाब मिल रहे हैं, और भी अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन्स है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और मैम, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आप एक सोशल वर्कर भी हैं, हाँ, हाँ। आपने इस लाइन को क्यों चुना? मतलब क्या चीज़ है जिससे आप मोटिवेट हुए, आपको लगा कि आपको सोशल वर्क करना चाहिए? नहीं, लाइन को मैंने ऐसे कुछ चुना-वुना नहीं है। क्या जी, हुआ है कि सोशल वर्क मैं उस चीज़ को मानती हूँ जैसे हम एक सोसाइटी में रहते हैं। सोशल वर्क का जी, मतलब ये नहीं है कि हम किसी गरीब को जाके खाना खिलाएँगे, किसी को कपड़े देंगे, गाय को चारा खिलाएँगे, तो 10 फ़ोटो खिंचवाएँगे तो फिर आपका न्यूज़पेपर में आएगा, या किसी संस्था से जुड़ के ही सोशल वर्क किया जाए। मैं इसको नहीं मानती हूँ। सोशल वर्क आपके हर बंदे का दिल से होता है सोशल वर्क। और ये कोई ऐसी जॉब नहीं है कि कुछ समय टाइम पीरियड बाद खत्म हो जाए। ये ऐसी पीरियड है जिसमें आपका रिटायरमेंट तो है ही नहीं। जी, बिल्कुल, आप कभी रिटायर नहीं हो सकते। अगर आप दिल से चाहते हैं कि मुझे सोशल वर्क करना है, तो आप ज़िंदगी में कभी रिटायरमेंट महसूस करेंगे ही नहीं। एक यही जॉब ऐसी है, जिसको आप ताउम्र कर सकते हैं और पूरी एनर्जी से कर सकते हैं। दूसरी बात है कि मैं कहाँ से मैंने सोचा कि मुझे सोशल वर्क करना चाहिए, तो जब से मैंने होश सँभाला है, तो मेरे साथ क्या होता है कि मेरे सोशल वर्क करने का तरीका ये नहीं है कि मैं किसी गरीब की मदद करूँ। मेरा जी, सोशल वर्क करने का थॉट ये है कि जिसको मेरी ज़रूरत हो, चाहे वो उसको मुझे वक़्त देना पड़े, चाहे वक़्त पे उसके साथ खड़े होना पड़े। सिर्फ़ खड़े होने में आप किसी के साथ खड़े हो जब उसको ज़रूरत है, तो वो भी आपका सोशल वर्क में ही गिना जाएगा। आप लोग मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, आप किसी को पैसे नहीं बाँट रहे, आप किसी को कुछ दान नहीं कर रहे, किसी को कपड़े नहीं दे रहे, किसी को चारा नहीं खिला रहे, कुछ नहीं कर रहे। आप सिर्फ़ उन अपने थॉट उन तक पहुँचा रहे हैं। उसमें आप उनमें आप एनर्जी भर रहे हैं, आप अपना टाइम दे रहे हैं। तो सोशल वर्क मेरे हिसाब से कई तरह का होता है, जिसमें हम अपने आस-पास जुड़े हुए लोगों की हेल्प करते हैं, चाहे वो किसी भी वे में हो। चाहे आप फाइनेंशियली हो, चाहे आप अपना वक़्त दें, चाहे आप फिज़िकल रूप से उनके लिए उनका कोई भी काम वो दे दिया, उन्होंने फ़ोन पे कह दिया कि यार मेरा ये काम कर दोगे? हाँ यार, कर देंगे। किसी भी वे में हो, सोशल वर्क वो होता है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आ सकें। कोई पर्टिकुलर एक बाउंडेशन नहीं होती है किसी चीज़ के लिए। फ़ोटो-वोटो तो मैं बता रही हूँ जो सोशल वर्कर हैं, हम लोगों को खिंचवानी पड़ती है। मैं लायंस क्लब से जुड़ी हूँ, हमें रिकॉर्ड भेजने पड़ते हैं कि हमने क्या किया। है ना? दूसरी बात है, हम दूसरों को मोटिवेट करने के लिए फ़ोटो खिंचवाते हैं ताकि लोग फ़ोटो देख के ये कहें कि अरे यार ये लोग इतना करते हैं, दूसरी संस्थाएँ कहें ये लोग इतना करते हैं तो हम भी करें। सिर्फ़ ये जी, होता है, ये कोई नहीं होता कि हमें शो ऑफ करना है, और ये तो होना भी नहीं चाहिए। जी तो मैम। सोशल वर्क तो हर बंदा करता है किसी न किसी तरीके से, और ये बहुत अच्छी चीज़ है और सब करते हैं, और मैं तो याद ही नहीं है कब से कर रही हूँ, क्योंकि मैं क्या होता है झूठ भी बोलती हूँ तो वहाँ झूठ बोलती हूँ जहाँ किसी को मेरी हेल्प की ज़रूरत हो। जी, तो उसकी काउंटिंग अगर आप ईमानदारी से करें वो भी सोशल वर्क में आती है। जी मैम। क्योंकि मेरे देखने का नज़रिया थोड़ा-सा अलग है। जी मैम, नहीं आपका नज़रिया एकदम सही है। थैंक यू, थैंक यू। लग रहा है कि आज तो सब लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आज अरे इतनी नहीं, अच्छी नहीं, मैं तो तुम लोगों से इंस्पायर हूँ। तुम लोगों से इंस्पायर हूँ मैं। मुझसे क्या सीखने को मिलेगा? मैं तुम लोगों से सीख रही हूँ। मैम, काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है आपसे। आपको नहीं पता हम लोग को कितना फ़ायदा हो रहा है आपसे बात करके। अरे भई ऐसे कुछ नहीं है, मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा देखना।
तो मैम आपको क्या लगता है, मतलब जो सोशल वर्क है वो हमारी लाइफ पे कुछ इफेक्ट डालता है, उससे कुछ चेंजेस आते हैं लाइफ में बिल्कुल या? आते हैं, बिल्कुल आते हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं। हम्म, देखिए मैं थोड़ी जैसे क्राउड होता है, क्राउड से मेरे को थोड़ी घबराहट होती है, भले ही मैं कितनी भी क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन मुझे क्राउड से थोड़ी घबराहट होती है। मैं ज्यादा लोगों से मिलना जुलना ज्यादा घर से निकलना मुझे पसंद नहीं है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, मैं लॉयंस क्लब साउथ से जुड़ी, वो जो क्लब है उसमें जाके मुझे ये फीलिंग होती है जैसे मैं अपने दूसरे घर में आ गई। वहां का हर बंदा एक दूसरे को जानता है, एक दूसरे को रिस्पॉन्स देता है, एक दूसरे का ख्याल रखता है। तो उससे क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे मैं सोशल वर्क इनके साथ में करने लगी, बहुत सारे हम लोग स्कूलों में काम कर रहे हैं, या हम चौराहे पे खड़े हुए कर रहे हैं, पुलिस के लिए कर रहे हैं, या हम किसी वृद्धाश्रम के लिए कर रहे हैं, तो उसमें क्या धीरे धीरे जब लोगों से मेरी कनेक्टिविटी बढ़ी, तो मेरे में एक अलग ही चेंजेस आए। मुझे कभी ये उम्मीद नहीं थी कि कभी मैं दो शब्द किसी से बोल पाऊंगी। बोलती हूँ, बहस करती हूँ, वो मेरे को गॉड गिफ्ट है, फैमिली की तरफ से मिला हुआ है। लेकिन ये जो है स्टेज वाला, जो वो होता है ना कि भाई स्टेज वाला की टेंशन होती है कि स्टेज पे जाना है, मैं तो नहीं जाऊंगी, तो ये चीज मेरे में थी। लेकिन मुझे यही नहीं, पता ही नहीं चला कि ये चीज मेरे में कब खत्म हो गई, कि अब मुझे ये लगता है यार माइक मिल जाना चाहिए और मुझे बोलते रहना चाहिए। तो ये मेरे जी को एक बहुत अच्छी चीज मिली है। और बहुत ज्यादा लोगों को मैं पढ़ती हूँ और लोगों को समझती हूँ। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जब हम किसी गांव में जाते हैं, किसी बस्ती में जाते हैं, कहीं वृद्धाश्रम में जाते हैं, अनाथालय में जाते हैं, बहुत सारी चीजें मैं ऐसी इकट्ठी करके लाती हूँ अपने दिल में, जो मैं अपने बच्चों से शेयर करती हूँ। जो बहुत सारी चीजें मेरी देखी हुई है, कुछ चीजें ऐसी मुझे देखने को मिलती है जो मैंने देखी ही नहीं, और मुझे लगता था ऐसा अब नहीं होता होगा। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं अभी भी इंडिया में कि वो बदली ही नहीं है, जी मैम। एज इट इज है वो। तो मुझ में ये चेंज आया कि और ज्यादा इमोशनल हो गई हूँ, लोगों की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। और एक बहुत बड़ा चेंज आया है कि मैं अच्छी स्पीकर बन गई हूँ अपने क्लब से जुड़ के और सोशल होकर। ये मेरे में बहुत अच्छा चेंज आया। जी आप एक बहुत अच्छी स्पीकर हैं वो तो हम लोग हाँ नहीं, देख मुझे रहे हैं। खुद में लगता है, क्योंकि ना मुझे नहीं पता था कि ये क्वालिटी भी मेरे में है। ये मेरे को सोशल वर्क करने के बाद निखार आया ये मेरे को। तो मैं तो ये पूरा क्रेडिट अपने क्लब को, अपने सोशल वर्क को देती हूँ। जी मैम। तो सोशल वर्क से हम लोग अपनी प्रतिभाओं को भी निखार सकते हैं क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल निखार सकते हैं, बिल्कुल जी निखार मैम। सकते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं। आप कहीं नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, कहीं आप जाके जैसे हम लोग जाते हैं अनाथ आश्रम में जाते हैं, बहुत लोगों से हम बात करते हैं, हमें हॉस्पिटल में विजिट करना होता है, हम डॉक्टरों से मिलते हैं, बहुत सारे हेजिटेशन है जो हमारे अंदर से निकलते हैं, एक हमारा अलग व्यक्तित्व आके बाहर आता है। बस आपको जी थोड़ा सा बहुत सारे नेगेटिव लोग होंगे, नेगेटिव पॉइंट आएंगे, नेगेटिव थॉट आएंगे, लोग आपका मजाक भी उड़ाएंगे कई पॉइंट पे। आपको इन सबको एक साइड में रख के सिर्फ फोकस ये करना है कि मुझे अच्छा काम करना है। बस जी मैम। ये सोच के करेंगे आप, तो काफी चेंजेस आएंगे आप में, आपका व्यक्तित्व एकदम चेंज हो जाएगा। कोई जी पेट से सीख के नहीं आता। जैसे जैसे लोगों को माहौल मिलता है वैसे वैसे लोग सीखते हैं। जी किसी के घर में ना ये सोशल वर्क या माँ हर माँ या हर दूसरी माँ कोई डांस नहीं सिखा सकती, कोई गाना, सब लोग कहीं ना कहीं जाके सीखते हैं ना ये चीजें। वो अलग एक अलग व्यक्तित्व निखर के आता है। तो आप जितना ज्यादा लोगों के से अच्छे लोगों की कनेक्टिविटी में रहेंगे, और सीखने की आपकी बस ये है कि वो उम्र को नोटिस मत करिए कि अब हमारी उम्र हो गई है, अब हमें क्या करना है सीख के। ये नहीं करना है, हमें सारी उम्र सीखना है, और हमें हमेशा ये एनर्जी रहनी चाहिए हमारी उम्र क्या हुई है। जी मैम। मुझे लगता है आज बहुत सारे लोग यहाँ से कुछ ना कुछ तो सीख के जाएंगे और बहुत ज्यादा नहीं, इंस्पायर मुझे हुए। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि सीख के जाएंगे या बाद में मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझे ये नहीं, कोई आइडिया नहीं लेकिन मजाक उड़ाने का तो कोई वो ही नहीं है, इंस्पायर ही होंगे आपसे। नहीं, अच्छी जहाँ बात है, अगर तुम ऐसा कह रही हो तो बहुत बहुत बधाई है तुम्हें भी और मुझे भी। जी मैम। हाँ हाँ, तो और बताइए। अगर कोई एज अ सोशल वर्कर अगर कोई अपना करियर बनाना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि कोई भी पेरेंट्स हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई आपके हों या किसी और के हों, हर पेरेंट्स ये चाहता है कि बच्चा पढ़े लिखे, अपने लाइफ में सेटल हो, जॉब करे, पैसा कमाए, ये रिक्वायर भी होती है।
इसके बिना हमारी ज़िंदगी चलेगी नहीं। हम ये कहें सिर्फ़ समाज सेवा से हमारी ज़िंदगी कट जाएगी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, जी, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारी रिक्वायर है, फिर हमारी फैमिली आगे बढ़ेगी, उनकी रिक्वायर है, हमारे बच्चों को उनकी रिक्वायर कौन पूरी करेगा? हमारे पेरेंट्स की इच्छाएँ कौन पूरी करेगा? बुढ़ापे में पेरेंट्स का ध्यान कौन रखेगा? तो मेरे हिसाब से ये है कि आप पहले अपनी स्टडी पूरी करिए, आप कहीं अच्छा जॉब करिए या बिज़नेस करिए, जो भी आपको जैसा लगता है वैसा करिए। साथ में अगर आप इस काबिल हैं कि आपके पास इतना पैसा है कि आप कोई अनाथ आश्रम या विधवा आश्रम या कोई वैसे आश्रम बना सकते हैं कि जहाँ पे 4 लोगों को आप रख सकते हैं, उन्हें खिला-पिला सकते हैं, तो उन उन लोगों को रखिए, 4 लोगों को उस जगह पे रोज़गार दीजिए। जो वर्क आप तो करेंगे नहीं क्योंकि आप ऑलरेडी जॉब में हैं, तो 4 लोगों को आपकी वजह से रोज़गार मिलेगा, 4 लोगों का घर का काम चलेगा और जो जिनका कोई नहीं है, उनकी आप सेवा करेंगे, इनडायरेक्टली नहीं, आप डायरेक्टली ही करेंगे। क्यों? क्योंकि पेमेंट तो आप ही कर रहे हो ना। 4 लोगों का आपने घर बसा दिया, 10-15 लोगों को आपने ठीक कर दिया, उनको वो चीज़ें दे दी जो उनके नसीब में पता नहीं थी या नहीं थी, और थी भी तो शायद छूट चुकी थी। तो मैं यही चाहूँगी, आप अपना सोशल वर्क जो ये एक ऐसी जॉब है जो लाइफ टाइम चलती है, और पहले आप अपनी जो घर की पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरी कीजिए, और ये सोशल वर्क वाला जो आपके अंदर जो जुनून है वो कभी खत्म मत होने दीजिए। वो किसी ना किसी वे में आप करते रहिए। बहुत सारे तरीके हैं सोशल वर्क करने के, सिर्फ ये नहीं है कि आप पूरा काम धाम छोड़ के, पढ़ाई भी बीच में छोड़ के और आप सिर्फ सोशल वर्क पे फोकस है, ऐसा नहीं है। आप सोशल वर्क किसी भी उम्र में कितने भी सालों तक, इसमें रिटायरमेंट नहीं है ना इस फील्ड में। ये फील्ड बहुत अच्छी है। जी मैम। तो जैसे आप काफ़ी टाइम से सोशल वर्क कर रहे होंगे, हाँ, कितना हाँ। टाइम हुआ है अभी इस लाइन में, मतलब सोशल वर्क देखिए, करते हुए? अभी अगर मैं गिनती हूँ लॉयंस क्लब के साथ और भारत विकास परिषद के साथ जब से जुड़ी हूँ तो 15 साल हो गए। लेकिन सोशल वर्क तो मैं बचपन से ही कर रही हूँ, जब से होश संभाला है। किसी न किसी वे में किसी न किसी की मदद करना सोशल वर्क कहलाता है। जी, वो वो मैं तो बहुत है। टाइम से कर रही हूँ, क्योंकि वो मेरे पेरेंट्स ने ऐसे संस्कार दिए हैं। वो लोग कहीं न कहीं ऐसे हो या नहीं हो, फिर भी मदद करते थे। तो वो चीज़ हमारे खून में है, डीएनए में आ गई है। जी। तो मैम एज़ अ सोशल वर्कर आपका अभी तक का सफ़र कैसा रहा? जानना चाहेंगे हम। मेरा बहुत शानदार रहा, बड़ा सुकून मिलता है। आप किसी को सिर्फ़ फ़ोन पे, अगर कोई परेशान है, वो फ़ोन पे आपने उसको 10 मिनट समझा दिया ना, और जी, वो आपसे ये कहता है कि यार आपने मेरे से 4 शब्द कहे तो मेरी तो लाइफ़ बदल गई। उससे जो सुकून मिलता है ना, आप ऐसा नहीं है कि आप जाके चौराहे पे खड़े होके कुछ बाँटे, अनाथ आश्रम में जाके बाँटे, नहीं, आप किसी के काम आ जाएँ, जी, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। और मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है इस काम से। अपना वक़्त दे दिया, वही बहुत बड़ी चीज़ है। जी। कोई ऐसी यादगार चीज़ जो आप हमसे शेयर करना चाहें? कुछ ऐसा जो आपको हमेशा याद रहने वाला हो, ऐसा कुछ हुआ हो आपके साथ इस बीच? नहीं, मेरे साथ तो बहुत कुछ हुआ है इस बीच, लेकिन यही है कि मैं ना वो शेयर नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि कई बार होता है कि लोगों को लगता है शायद इसीलिए इन्होंने किया होगा कि 4 लोगों को बताएँ। ओह! ये नहीं भी मैम, होता है ना, अगर आप तो वो नेगेटिव वे में ले जाते हैं। नहीं, हमारे देखिए ऐसा होता है, जिनके साथ हमने किया है ना, उस समय तो जी, उनकी रिक्वायर थी। जब काम होने के बाद उनकी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है, तो फिर उनके थॉट भी चेंज हो जाते हैं। हम मनुष्य हैं, भगवान ने हमें दिल-दिमाग दिया है, हम अपने कम्फर्ट के हिसाब से ना अपने थॉट चेंज कर लेते हैं। तो किसी को हर्ट जी, नहीं करते हुए रहने दीजिए, क्या होता है, अपना नेकी कर दरिया में डाल। जी मैम। तो मुझे पता चला कि आपको सिंगिंग, डांसिंग और ये सब का बहुत शौक है। नहीं, तो सिंगिंग का तो नहीं है, मेरी वॉइस ही नहीं सिंगिंग लायक, डांसिंग का है। और वो ये मान लो आज तक ज़िंदा है, जब से मैंने होश संभाला है, डांस करती हूँ, आज तक ज़िंदा है। मौका मिलता है तो डांस शुरू हो जाता है। वो कभी खत्म भी नहीं होगा। और जी अपनी हॉबी मैम। हमेशा ना ज़िंदा रखनी चाहिए। आपकी हॉबी जब तक ज़िंदा है ना, तब तक आपको खुद में एहसास होगा कि अभी आप यंग हैं। आप में ये लगेगा ही नहीं कि ग्रे ग्रे हेयर हो गए हैं, आपको लगेगा अरे यार मैं तो जवान हूँ। एकदम हॉबी सही हमेशा मैम। ज़िंदा ही रखना चाहिए। जी, एकदम सही। मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, मैं बता नहीं सकती हूँ। आज का सेशन हमारा बहुत इंटरेस्टिंग हो तुम गया ना है। मुझे बार-बार ऐसा बोल के शर्मिंदा कर रही हो, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है हाँ, तो तुमसे बात मैम मैं करके। सच बोल रही हूँ, आपको अच्छी फीलिंग आनी चाहिए, आप इतने अच्छे हो। नहीं, मैं मुझे बहुत तो अच्छी बस फीलिंग आ रही है बोल रही हूँ, तुमसे आप बात करके। बेइज्जत
करते हो? मतलब मुझे पता नहीं था कि इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुझे लगता है कि जो लोग देख रहे होंगे ना आज, वो लोग भी बहुत खुश होंगे। काफी इंटरेस्टिंग सेशन हुआ है आज का हमारा। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तुम चढ़ा लो। अभी तुम्हें तुमसे मैं भी कुछ ना प्रॉमिस करके ही पीछा छोड़ूंगी, प्रॉमिस करवा के, टेंशन ना लो। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो मुझे पता लगा है कि मतलब आपको बुक रीडिंग का भी शौक है। हाँ, बुक रीडिंग का शौक है। देखिए पर्टिकुलर मेरा कोई राइटर को मैं फॉलो नहीं करती हूँ। मुझे जहाँ से कुछ अच्छा मिल जाता है मैं उसे पढ़ लेती हूँ। मैं ये नहीं मानती कि सिर्फ एक पर्टिकुलर 1 या 2 या 4 राइटर अच्छा लिखते होंगे। बहुत सारी बात ऐसे होती है कि हम स्टेटस, आप फेसबुक उस पे व्हाट्सएप स्टेटस देख लीजिए, कई लोग स्टेटस ही इतने अच्छे लिखते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो राइटर हों। तो जहाँ से जो चीज़ मुझे अच्छी मिल जाती है, मैं उसे पढ़ लेती हूँ। मुझे कोई राइटर को मैं फॉलो नहीं करती, कोई पर्टिकुलर कोई राइटर में बंधी हुई नहीं हूँ कि इसका साहित्य मुझे बहुत पसंद है। मुझे किसी का भी जिसके बहुत अच्छे थॉट हैं, मुझे वही राइटर पसंद आ जाता है जिसके थॉट अच्छे होते हैं। जी मैम। तो मतलब आपका कोई स्पेशल इंटरेस्ट की किस हुँ, तरह की किताबें आप पसंद करती हैं पढ़ना? मेरे मोटिवेशनल पढ़ती हूँ जी, और आयुर्वेद से रिलेटेड पढ़ती हूँ, होम रेमेडी जो होती हैं मेडिसिन, जी, और योगा से रिलेटेड पढ़ती हूँ, बच्चों के बारे में पढ़ती हूँ। बच्चों के आजकल जो टीनेज बच्चे हैं या आज की जो जनरेशन है, उनके थॉट बहुत जल्दी-जल्दी चेंज होते हैं। जी, और हम उनको कैसे फ़ॉलो करें, उनके थॉट को हम कैसे समझें, उसके लिए हम पेरेंट्स को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। जी मैम। अगर अगर हम उनके फ्रेंड बन जाते हैं, तो पहले तो वो कहते हैं यार फ्रेंड की तरह रहो। अगर हम फ्रेंड बन जाते हैं, अरे यार मम्मी मम्मी ही रहो ना, फ्रेंड क्यों बन रही हो? वो बहुत जल्दी चेंज होते हैं बच्चे। तो उनके लिए मेरे को बहुत ज़्यादा होता है कि फैमिली वाली जो बुक होती है, या फैमिली को कैसे जोड़ के रखना है, या बच्चों को के जो नेचर चेंज होता है, या उनके जी, थॉट चेंज होते हैं कि किस मोमेंट पे आके बच्चा किस एज में आके क्या सोच सकता है। बहुत सारी चीज़ें हमारे टाइम में इतनी जल्दी चेंजेस नहीं आते थे। लेकिन अब क्या होता है, बहुत जल्दी चेंजेस आते हैं बच्चों में। तो उसके लिए ना कुछ नए-नए राइटर हैं, कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें, कुछ अच्छी-अच्छी टिप्स मिल जाती हैं, तो वो मैं पढ़ना बहुत पसंद करती हूँ। एक अच्छा, मैनेजमेंट फंडा आता है दैनिक भास्कर में, एक आर्टिकल जी, आता है मैनेजमेंट फंडा, वो ज़रूर पढ़ती हूँ रेगुलर में। जी। तो जैसे आपने बताया कि आप मोटिवेशनल बुक्स पढ़ती हैं, तो आप कुछ बताना चाहेंगे? मतलब कुछ ऐसा मोटिवेशनल आपने लाइन कहीं पढ़ी हो जो आप बताना चाहें, जिससे बाकी लोग भी मोटिवेट हों? क्योंकि सब देखिए लोग तो मैं बुक नहीं बच्चों के पढ़ते। लिए, हाँ, मैं बच्चों के लिए बोलना चाहूँगी, मैंने पढ़ी नहीं है, ये मेरा अपना थॉट है। जी, अ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आप अ, बच्चों के लिए बोलूँगी मैं कि सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है बच्चों के साथ, उनका फ्रेंड सर्कल होता है। उनके लिए फ्रेंड सर्कल इतना ज़्यादा मायने रखता है, उसके आगे वो सब कुछ भूल जाते हैं। जी, उनके आगे ये पढ़ाई-लिखाई, टीचर, ट्यूटर और पेरेंट्स, वो एक टाइम ऐसा आता है कि वो तो सोचते हैं बस ये दोस्त नहीं है, ये तो बिल्कुल मेरे लिए जान दे देगा और मैं इसके लिए जान दे दूँगा। उन बच्चों के लिए ज़रूर मैं एक मैसेज देना चाहूँगी कि जी, जो दोस्त आपकी गलतियों को कहे कि आप अपने घर में नहीं बताना, उसको छुपा लेना, वो आपका दोस्त नहीं है। दोस्त आपका वो है जो आपसे ये कहे कि भई गलती तो हो गई है, लेकिन ना पापा को ना सही अपनी मम्मी को बता देना, मम्मी को ना सही अपनी बहन को बता देना, बहन को ना सही अपने भाई को बता देना। वो दोस्त तो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा लाइफ में, लेकिन जो दोस्त ये कहेगा कि गलतियाँ छुपा लेना, वो आगे जाके आपकी इस गलती को छुपाए रखने के लिए आपसे कितनी गलतियाँ करवाएगा, इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो हमेशा वो दोस्त बेटर होते हैं, जो आपकी गलतियों के लिए आपसे ये कहें कि बेटा घर में ज़रूर बता देना, नहीं तो मैं आता हूँ मम्मी को बताने के लिए। वो आपका बेस्ट फ्रेंड होगा, वो आपको बहुत अच्छा चाहेगा। जी। मैम इससे रिलेटेड एक मेरा क्वेश्चन है, मेरा खुद का क्वेश्चन है ये। हाँ, हाँ, वो एक बिल्कुल। आपने बताया कि घर में बता देना चाहिए। पहले तो मम्मी बोलती हैं कि बता दो, सच नहीं मारूँगी, लेकिन बाद में बहुत मारती भी हैं। फिर मम्मी मारने के बाद प्यार कितना करती है? रोटी प्यार कितना है करती मम्मी? भी रोटी अच्छे कितना है से। मम्मी? जितना जितना आप नहीं रोते उससे ज़्यादा मम्मी रोती हैं बेटा। जी मैम, मम्मी की मार में भी प्यार छुपा जी, है ना? तो जी इसको मैम। तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, नहीं मम्मी हमको मारती हैं, ये नहीं कह सकते आप। नहीं मतलब छोटे में ऐसा होता है ना बच्चों के साथ, काफ़ी सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं। जब हम छोटे थे तो हमको भी ऐसा लगता था
कि मम्मी बोल रही थी हमारे साथ भी हुआ है, ये हमारे साथ भी हुआ है। हमारी मम्मी बोलती थी कि हमें बता दिया करो, हम बता देते थे। मेरे को तो कम मार पड़ी, मेरे भाई को बहुत मार पड़ती थी, वो गलतियां ज्यादा करता था। मैं तो थोड़ी चालाक थी, थोड़ी स्मार्ट थी। जी, मेरे साथ भी होता है। मतलब मेरे भाई को डांट पड़ती है मेरी जगह। मैं कुछ अच्छा हरकत अच्छा करती अच्छा। हूँ तो उसको पड़ती है। नहीं, मेरे साथ ये था कि मैं हरकत नहीं करती थी, भैया ही हरकत करता था हमारे। वो ही ज्यादा जी, शैतान था। मैं शैतानियां कम करती थी। मैं क्या, शैतानियां जो करती थी वो चालाकी से करती थी। किसी को पता ना और चले। हाँ, शैतानियां तो मैंने सारी की है। मैंने ऐसा कोई काम नहीं है शायद जो मैंने किया ना हो। लेकिन वो थोड़ा-सा मेरा स्मार्ट तरीके से करती थी और डाँट तो उसे पड़ती थी। मैं अपनी गलतियों की डाँट उसे नहीं पड़वाती थी, वो उसकी की हुई गलतियों से उसको डाँट पड़ती थी। नहीं मतलब हमारे यहाँ तो ये होता था कि हम कुछ कर देते हैं तो कोई सब लोग ये सोचते हैं ना, मतलब लड़कियों पे जल्दी कोई बोलता नहीं है कि लड़की क्या शैतानी करेगी, लड़के तो होते हैं शैतान। नहीं, तो नहीं, हम ऐसा जो नहीं है। मेरे यहाँ मेरी बेटी ज़्यादा शैतान है, बेटा नहीं है शैतान। नहीं ऐसा होता है, लेकिन लोगों की थिंकिंग ऐसी होती है कि लड़कियां कम शैतानी करती है, हाँ, लड़के हाँ, ज्यादा हाँ। करती है। ये तो तो हम ये लोग है। कुछ करके आते थे तो लोग घर पे आके मम्मी से भाई की शिकायत करके जाते थे कि आपका लड़का ऐसा करके गया है। नहीं, लेकिन ये आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। आपकी मम्मी मारती हैं, डाँटती हैं, तो जितना दुखी आप होती हो, जितना बुरा आपको लगता है, उससे 4 गुना ज़्यादा मम्मी दुखी होती है मारने के बाद। ये मम्मियों का नेचर होता है। मुझे भी लगता था जब मेरी मम्मी मेरे को डाँटती या मेरे भैया को मारती थी, कि यार पहले तो डाँटती हैं, मारती हैं, फिर रोती हैं। लेकिन जब मेरी बेटी हुई, मेरा बेटा हुआ, और जब मैं उस चीज़ को मैंने फेस किया ना, उस फेस पे मैं आई, तब मुझे समझ में आया कि ये तो गॉड गिफ्ट है। माँ बनने के बाद तो ऐसा चेंज आता है कि जो आप समझ ही नहीं पाओगे, वो माँ बनने के बाद ही समझ में आएगा। पेरेंट्स बनने के बाद ही समझ में आएगा। हाँ। मम्मी भी मतलब अब तो ऐसा होता था कि हमको डांट देती थी, फिर खुद खाना नहीं खा रही है, खुद ने खाना खाना छोड़ दिया गुस्से में। तो हाँ, मतलब जब होता तक है, ये करती हैं, मम्मियाँ करती हैं, खुद को सज़ा देती हैं मम्मियाँ, बच्चों को नहीं देती हैं, खुद को सज़ा जी, देती हैं। लेकिन ये टाइम काफी अच्छा रहता है, मतलब जो छोटे का टाइम रहता है बचपन का, डांट अच्छा वार रहता है। भी। अभी तुम्हें लग रहा है कि मम्मी ऐसा बोलती हैं, बाद में तुम इस चीज़ को मिस करोगी। जी मैम। अब हम लोग करते हैं, हम लोग मम्मी से रोज मिल नहीं पाते हैं, ज्यादा दिन रुक नहीं पाते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, तो मम्मी अब हमें डांटती नहीं है। तो हम लोगों को लगता है यार पहले तो इतनी सी बात पे इतनी डांट पड़ती थी, अब इतनी बड़ी बात पे बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं। तो कई बार बुरा भी लगता है, कई बार अच्छा भी लगता है, ये लगता है हम बड़े हो गए। कई बार लगता है यार मम्मी क्या हमको पहले की तरह प्यार नहीं करती, किसी चीज के लिए डांट नहीं सकती, पहले की तरह क्या हम पे हक नहीं है। तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं, मूड भी चेंज होता है, समय भी चेंज होता है, तो हमारे थॉट भी चेंज हो जाते हैं। जी मैम। तो काफी अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मुझे भी मैम बहुत अच्छा लग रहा है। जी, मेरा एक और क्वेश्चन है हाँ कि जी, हाँ जी, बोलिए। आपको बच्चों की काउंसलिंग करना पसंद है? हाँ, हाँ, बिल्कुल पसंद है। आप आओ कभी अगर आपको ज़रूरत हो तो। मैं बिल्कुल मैम, मैं बिल्कुल आऊँगी। तो मैं मुझे चाहती हूँ अच्छा कि लगता है। जी, बोलिए आप बोलिए। नहीं, नहीं, बोलो, बोलो, बोलो। पूछिए क्या नहीं पूछना है। बस इस बारे में हम भी थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे कुछ। अच्छा, बच्चों की काउंसलिंग से रिलेटेड क्या? किस वे में काउंसलिंग बताइए? क्योंकि एजुकेशन वाली भी होती है, कुछ उनके बिहेवियर चेंज होते हैं, कुछ उनके फ्रेंड सर्कल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, हर बच्चे की अलग-अलग प्रॉब्लम होती है ना? जी, तो एजुकेशन से रिलेटेड कुछ? एजुकेशन से रिलेटेड देखिए अभी तक क्या होता था, अभी ये जो थॉट चेंज हुआ है कि बच्चे को जो पसंद है वो उसको करने दो, जी, है ना? ये एक नया ट्रैक पे चल रही है इंडिया। कि जो जी, बच्चा चाहता है उसको खुला छोड़ दो, उसको करने दो। मेरा थॉट ये है कि अगर उसमें इतनी समझ है कि उसको क्या उसके लिए फ़ायदेमंद है या उसका फ्यूचर कहाँ सेफ है, तो फिर वो बच्चा ही कहाँ रहा। वो तो फिर बहुत हम कम से कम तब तक तो गाइड करें जब तक वो 12th ना करे, और हम उसको हर फील्ड के बारे में बताना हमारा फर्ज़ होना चाहिए बच्चे को, कि बेटा इस फील्ड में जाने से ये फ़ायदा होता है, इस फील्ड में जाने से ये नुकसान होता है। बच्चा किस फील्ड में जा रहा है उसका इंटरेस्ट भी हमें देखना चाहिए, ये नहीं कि उसका इंटरेस्ट नहीं देखना चाहिए। फिर इंटरेस्ट के साथ ये देखना चाहिए कि वो उस काम में कितना मन लगा सकता है या कितना मन लगा रहा है। ये नहीं किसी को देख के तो वो कॉपी नहीं कर रहा है, क्योंकि जी, पता चलता है कुछ समय बाद बच्चे का मन हट गया उस फील्ड से, फिर आप क्या करोगे, ना आप इधर के रहे ना उधर के रहे। तो पेरेंट्स को तो पेरेंट्स वाला रोल अदा करना ही चाहिए, और बच्चे की सुनना ज़रूर चाहिए, लेकिन बच्चे का अच्छा-बुरा
कैलकुलेशन करके आप बताइए, बच्चे को फ्यूचर के बारे में समझाइए, किस फील्ड में जाने से क्या नुकसान होता है, क्या फायदे होते हैं, और कौन क्यों जा रहा है, उसका क्या फायदा है, उसकी फैमिली किस बैकग्राउंड से बिलीव करती है, ये सब चीजें उनको, आपको सारे ना थॉट उनको क्लियर करने पड़ेंगे, अच्छे बुरे, अपना एक्सपीरियंस। हम क्या पेरेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ अपना अपना वो पार्ट रखते हैं बच्चे के सामने जो हमारा अच्छा हो, और अच्छा नहीं भी होता है ना, तो हम कई बार अपनी झूठी कहानियां बना के अपने आप को हीरो बना देते हैं बच्चों के सामने। जी बल्कि होना ये चाहिए कि अगर हमारी बहुत बड़ी गलती है उसको थोड़ा छोटा करके बता दो, लेकिन आप अपनी गलती बताओ। बच्चा समझेगा कि हाँ, मेरे पेरेंट्स के या मेरी मम्मी या दीदी या भाई ने या मम्मी ने, ये पापा ने गलती की थी तो उनको ये नुकसान हुआ था, फिर इस नुकसान की वजह से इतनी प्रॉब्लम आई थी। तो बच्चा आपके साथ कनेक्टिविटी बनाएगा और वो उन चीजों को समझने की कोशिश करेगा। और जिद पूरी करिए बच्चे की, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जिद कहाँ बच्चे की सही है, और हर जिद पूरी करना जरूरी नहीं। आप बच्चे के दुश्मन नहीं है, ये चीज उसको समझ में आनी चाहिए, और ये आपको ही समझाना है। कोई बाहर का बंदा आपके बच्चे को समझाने नहीं आएगा, ये आपको ही समझाना है। और बच्चे को हमेशा कहिए कि जो सेम एज के होते हैं ना बच्चे, उनके थॉट ज्यादातर सेम होते हैं। जो थोड़े बड़े होते हैं उनके थॉट थोड़े चेंज होते हैं, जो उससे बड़े होते हैं उसके थोड़े थोड़े चेंज होते हैं। तो बच्चे को ये चीज समझाइए। अगर बच्चा कहता है कि ये मेरा फ्रेंड ऐसा कर रहा है, ये तो इसकी मम्मी तो नहीं कर रही है कुछ, उसकी मम्मी के थॉट चेंज होंगे। हर घर के एक घर में 4 लोग हैं, चारों के विचार अलग होते हैं। तो वो फैमिली जब अलग होगी तो विचार तो ऑटोमेटिक अलग हो जाते हैं। तो ये चीज बच्चे को आप बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से एग्जाम्पल देके और छोटी छोटी कहानियां बना के, छोटे छोटे झूठे एग्जाम्पल देके समझाइए। जरूरी नहीं आपके आसपास हमेशा एग्जाम्पल अवेलेबल रहे, तो आप थोड़ी कहानियां बना दीजिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग कर दीजिए उस चीज को समझाने के तरीके को। बच्चे समझ जाते हैं, वो बच्चे हैं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है बस। जी मैम। तो ड्यू टू सम टाइम इशू मैम, हाँ मैं जी, हाँ जी। एंड करना चाहूँगी। तो मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा फीडबैक दें हमारी टीम के बारे में, टीम से मिलके बात करके आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और मैं बहुत टाइम से तुम लोगों से मिलना चाह रही थी। मेरा बड़ा मन था, मेरे को जब पता चला था, शायद लास्ट ईयर पता चला था इस फाउंडेशन के बारे में। लेकिन फाउंडेशन के बारे में फीडबैक देने से पहले मैं तो चाहती हूँ कि तुम लोग मेरे से एक प्रॉमिस करो। सारे जी, फाउंडेशन के लोग, मुझे पता है सारे लाइव होंगे अभी, जी, ठीक सभी है? देख रहे हैं हाँ, लाइव हाँ, में। मेरे को बिल्कुल पता है तुम्हारा फाउंडेशन है यार, कैसे नहीं देखोगे। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग जैसे हम लोगों के लिए वेबिनार कर रहे हो, मैं चाहती जी, हूँ तुम सारे फ्रेंड अभी लॉकडाउन के समय में अपने शहर में होगे, है जी, ना? तो मैं चाहती हूँ कि तुम सारे जितने भी बंदे हैं उन सब का लाइव इंटरव्यू मैं लूं। ये मेरे लिए ऑनर की बात हुई। ज़रूर मैम, ज़रूर लीजिएगा। नहीं, ये मजाक नहीं है, ये मजाक नहीं जी, है, लाइव बोल रही हूँ मैं। और मैं चाहती हूँ, रिक्वेस्ट है तुमसे मेरी, कि प्लीज बिल्कुल मुझे ये मैम, मौका दीजिए। मुझे मौका दीजिए, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। और मैं इसी लालच में ना आज लाइव हुई हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज मांगनी थी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और बहुत अच्छा लगा, तुम लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो। सबसे अच्छा काम मुझे वो लगा जो स्टूडेंट और पुलिस का तुमने किया है ना। जी, एसपीसी स्टूडेंट पुलिस कैडेट। हाँ, वो मेरे को इतना शानदार काम लगा, क्योंकि हम पेरेंट्स ही बच्चों को डराते हैं, ये मत करो पुलिस आ जाएगी, देखो वो पुलिस अंकल आ गया, देखो। थोड़े हम बड़े होते हैं तो फिर हमारे पेरेंट्स डराते हैं, भाई पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना, पुलिस तो ऐसी होती है, पुलिस तो वैसी होती है। लेकिन तुम लोगों ने जो डर निकाला है ना बच्चों के मन से, जो उनसे फ्रेंडशिप करवाई है, ये बहुत बहुत शानदार काम किया तुमने। और अब देखिए, पुलिस का तो रोल ही चेंज हो गया जब से ये कोरोना वायरस फैला है। हाँ, वो तो इतनी फ्रेंडली हो गई है जितने की कभी उम्मीद ही नहीं किया होगा की होगी किसी ने, कि पुलिस ऐसी हो सकती है। तो ये काम मेरे जी, को तुम्हारा सबसे बेस्ट लगा। और प्लीज जी, जो मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है उसको प्लीज मेरे को रिप्लाई जल्दी देना, यस में ही ज़रूर। देना, नो नहीं होना चाहिए। जी, बिल्कुल यस में ही होगा जवाब, और ज़रूर हम ऐसा कुछ वो करेंगे, और मौका आप ही को मिलेगा क्योंकि आप ही का आइडिया है ये, तो बिल्कुल आप ही अच्छा, करेंगे अच्छा, वो। चलो चलो चलो, फिर तो अच्छी बात है। फिर तो मैं मौका जाने नहीं दूंगी अगर मेरा आइडिया है तो मौका नहीं जाएगा। जी, और बेस्ट ऑफ लक तुम्हारे फाउंडेशन के लिए। थैंक यू बहुत अच्छा मैम। काम कर रहे हो तुम लोग, बहुत शानदार काम कर रहे हो बेटा। जी मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। जी मैम।